बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अफजल पकवान सेंटर में उस वक्त काम का काफी बोझ था। मैं भाग भाग कर सब काम कर रहा था। उस वक्त दरख्त के नीचे खुले मैदान में एक शादी के लिए खाने पकाए जा रहे थे। दूसरी तरफ होटल में बैठे हुए ग्राहकों के लिए उनके ऑर्डर के मुताबिक खाने बन रहे थे। दोपहर के वक्त ग्राहकों का रश बढ़ जाता था। सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। अफजल साहब का ये बहुत पुराना कारोबार था। उन्होंने बिल्कुल छोटे से ढाबे से शुरू किया था, लेकिन अब कारोबार बहुत तरक्की कर चुका था। मेरे अब्बा अफजल साहब के इब्तदाई दौर के मुलाजिम थे। चंद बरस पहले अब्बा की अचानक वफात के बाद अफजल साहब ने मुझे काम पर रख लिया था। मुझे खाना बनाने का कोई काम नहीं आता था, लेकिन अफजल साहब ने हमें भूखा ना मरने दिया। मैं दिल ही दिल में उनका बहुत शुक्रगुजार था। अगर वो मुझे अपने पास नौकरी पर ना रखते तो हमारे घर का गुजर बसर होना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं दिल लगाकर और मेहनत से काम करता था। अफजल साहब मुझे मेहनत और तवज्जो से काम करते हुए देखकर बहुत खुश होते। अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उस वक्त भी मैं बहुत तेजी से और तवज्जो से काम कर रहा था। एक चक्कर अगर दरख्त के नीचे खाना पकाने वालों का लगाता तो दूसरा चक्कर किचन में होता। भाग भाग कर होटल की कुर्सियों पर बैठे हुए ग्राहकों से ऑर्डर ले रहा था। अचानक ही कहकही की आवाज सुनाई दी तो मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। मॉडर्न लिबास में मलबूस 4 लड़कियां हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थीं। इर्द गिर्द से बेखबर बातें करती और कहकहे लगाती वो चारों एक खाली टेबल के गिर्द बैठ गईं। यहाँ पर फैमिली केबिन भी मौजूद थी, लेकिन वो लड़कियां फैमिली केबिन में जाने के बजाय हॉल में बैठ गईं। हॉल में मौजूद मर्द हजरात हैरत और गुस्से से उन्हें देख रहे थे। उनके कीमती लिबास से सभी मरूब हो चुके थे, वरना यहाँ पर बैठे हुए हयादार गाहक अब तक उन लड़कियों को बाहर निकाल चुके होते। ऐसा लग रहा था कि उन लड़कियों को आसपास की कोई खबर नहीं है। बातें करते हुए मर्दों की तरह एक दूसरे के हाथों पर हाथ मारती और कहकहे लगाती। हॉल में बैठे तमाम मर्द कनखियों से लड़कियों की तरफ देख रहे थे। आदत के मुताबिक मैं जल्दी से उनके करीब पहुंच गया ताकि ऑर्डर ले सकूं। मुझे देखकर चारों एकदम से खामोश और संजीदा हो गईं। ब्लू जीन्स के ऊपर वाइट कुर्ता पहने हुए दराज कद लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा और गुस्से से कहा, हमने तुम्हें बुलाया है? मुख्तसर सवाल पूछा था। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मैं आपसे ऑर्डर लेने के लिए आया हूँ। आपने जो ऑर्डर करना है प्लीज वो लिखवा दें। उसके सवालिया और गुस्सीले लहजे को नजरअंदाज करते हुए मैंने प्रोफेशनल लहजे से कहा, मैंने तुमसे पूछा है कि हमने तुम्हें बुलाया है। ऊंची आवाज से उसने करख्त लहजे से एक बार फिर सवाल किया। ऊंची आवाज की वजह से बहुत से लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे, लेकिन वो अब भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मैं माजरत चाहता हूँ, शायद आप यहाँ पर सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आई हैं। मैं समझा शायद कुछ खाना पीना चाहती हैं, इसलिए आदत के मुताबिक मैं आपसे ऑर्डर लेने के लिए आ गया। इंतहाई आजिज़ाना अंदाज से मैंने तंज करते हुए कहा, क्योंकि मुझे उस लड़की की बातों पर गुस्सा आ रहा था। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, जब हमने कुछ ऑर्डर करना हुआ तो तुम्हें बुला लेंगी। अब की बार एक दूसरी लड़की जिसने इंतहाई शौक रंग का लिबास पहना था मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा तो सर हिलाकर मैं वापस आ गया। उन लड़कियों के रवैये पर सभी हैरान हो रहे थे। ये लड़कियां कौन हैं और कहाँ से आई हैं? क्या तुम उन्हें जानते हो? अफजल साहब ने धीमे लहजे से मुझसे पूछा। वो भी हैरत भरी नजरों से लड़कियों को देख रहे थे। मैंने इनकार में सर हिला दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पर मेहमान आई हैं। अब तो बहुत से अजनबी लोग भी यहाँ पर आबाद हो चुके हैं। अफजल साहब ने सोचते हुए कहा। मैं सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ हो गया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने सर उठा के देखा तो वो लड़कियां अभी भी आपस में बातें करने में मसरूफ थीं। उनके हंसने और कहकहे लगाने की आवाजें हर तरफ सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसी बदतमीज लड़कियों को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्हें अपनी इज्जत का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। थोड़ी देर के बाद चारों लड़कियां उठकर चली गईं और खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर ना किया। हम सब हैरान हो रहे थे कि अजीब लड़कियां थीं। काम करने के दौरान मैंने उस टेबल पर देखा जिसके इर्द गिर्द वो बैठी हुई थी, तो वहाँ पर कुछ फूल रखे हुए दिखाई दिए। मैं हैरत से आगे बढ़ा और देखने लगा। गुलाब के काले और सुर्ख फूल टेबल के दरमियान में रखे थे। करीब जाने पर मुझे गुलाब के फूलों की महक भी आने लगी।
मैंने उन फूलों को हाथ लगाना मुनासिब ना समझा। मुझे अंदेशा था कि वो लड़कियां अपने फूल लेने के लिए वापस भी आ सकती हैं, इसलिए उन्हें वहां पर ही रहने दिया। कुछ देर के बाद चंद गाहक होटल में दाखिल हुए और उस टेबल के गिर्द रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक आदमी ने मुझे आवाज दी। जब मैं उनके करीब गया तो मेरी तरफ देखते हुए वो शख्स इंतहाई गुस्से से बोला, ये मेज पर गंद क्यों रखा है? ये खाने का टेबल है, जबकि तुम लोग सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अब तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही थी, क्योंकि वहां पर फूल नहीं बल्कि मिट्टी पड़ी हुई थी। माफ कर दें साहब जी, हम तो सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। शायद यहाँ पर कोई ग्राहक आया हो जिसके साथ कोई बच्चा होगा, तो वो अपना ये सामान यहाँ छोड़ गए। आप परेशान ना हो, मैं अभी साफ कर देता हूँ। शर्मिंदा लहजे से मैंने कहा और जल्दी से सफाई करने लगा। मुझे अब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो फूल मिट्टी में कैसे तब्दील हो गए। शाम के वक्त नए वर्कर्स आ जाते थे तो सारा दिन काम करने वालों को छुट्टी मिल जाती थी। छुट्टी का वक्त हो चुका था। मैंने अपने गंदे कपड़े तब्दील किए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर होटल से बाहर निकल आया। मैं घर की तरफ जा रहा था। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा। मैं जब भी छुट्टी करके घर की तरफ चलता था तो अफजल साहब एक शॉपर में मुझे कुछ खाना भी डाल देते थे। मैंने उन्हें बहुत बार मना किया कि अम्मा घर में खाना बनाती हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो कहते थे कि मुझे तसल्ली रहती है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त की फैमिली में से कोई भूखा नहीं रहेगा। क्योंकि तुम्हारा बाप सिर्फ मेरे साथ इस होटल पर काम नहीं करता था, बल्कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। जब मैंने ये होटल बनाया था, पकवान का काम शुरू किया था, तब मेरे पास उससे देने के लिए कुछ नहीं होता था। जो खाना बच जाता था उसी पर वो सब्र शुक्र कर लेता। अब अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं चाहता हूँ कि उसके यतीम बच्चियों को कोई कमी ना हो। अफजल साहब हमेशा मुझे लाजवाब कर देते थे। अब्बा की और अपनी दोस्ती और पुराने वक्तों की बातें बताकर। यही वजह थी कि ना चाहते हुए भी मैं उनसे खाना ले आता था। मैं मेहनत मजदूरी करता था। मुझे खुद पर यकीन था कि मैं अपनी माँ और बहनों को संभाल सकता हूँ। अपने ख्यालों में मगन घर के रास्ते की तरफ चल रहा था। अचानक खामोश फिजा में मुझे कहकही की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पहचान लिया था कि ये वही आवाज़ है जो मैंने होटल में भी सुनी थी, क्योंकि आज दिन को वो 4 लड़कियां हमारे होटल में आई थी। मैं चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पा रहा था। कहकही की आवाज़ सुनकर मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए थे। कुछ देर तक खामोशी छाई रही तो मैंने फिर मोहतात अंदाज से कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। अभी चंद कदम ही चला था कि एक बार फिर नुस्वानी कहकही की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ करीब ही एक बरसाती नाले में से आ रही थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि वो लड़कियां इस वक्त यहाँ पर कैसे हो सकती हैं, क्योंकि रात हो रही थी और हमारे गांव में सरे शाम ही लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाते थे, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि इस इलाके में बहुत सी दूसरी मखलूकात भी पाई जाती हैं जो कि इंसानों को तंग करती है। इसलिए ज़्यादातर लोग शाम से पहले ही अपने घरों को लौट जाते थे। अम्मा अक्सर मुझसे कहती थीं कि शाम से कुछ पहले ही घर पहुंच जाया करो, लेकिन मेरा काम कुछ ऐसा था कि मुझे देर हो जाती थी, जिस पर अम्मा दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही होती। मैं परेशान था कि वो अजनबी लड़कियां किसी एडवेंचर के शौक में मुसीबत में ना फंस जाएं। अपनी नरम दिली की वजह से मैंने उन लड़कियों की मदद करने का फैसला किया ताकि उन्हें समझा सकूं कि रात के इस वक्त घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। ये सोचते हुए मैं रास्ते से हटकर बरसाती नाले की तरफ बढ़ने लगा, जो कि गहराई में था। अभी मैं चंद कदम बढ़ा ही था कि अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सारी जमीन हरकत में आ गई है। मैं कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो एक जोरदार धक्का महसूस होता और मैं एक कदम भी आगे ना बढ़ सकता, बल्कि मैं तो डगमगा रहा था। ऐसे लग रहा था कि अभी जमीन पर गिर जाऊंगा। इस सूरत हाल पर मैं बहुत परेशान हो गया। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए खुद को गिरने से बचाते हुए जमीन पर बैठ गया। अचानक ही मैंने एक अजीब और गरीब मंजर देखा जिसने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि वो 4 लड़कियां बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थीं। अब जमीन साकित हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसा न हो कि किसी मुसीबत में फंस जाओ। रात ज्यादा होने से पहले अपने ठिकाने पर पहुंचो। ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं है। उन लड़कियों की तरफ देखते हुए मैंने फिक्रमंदाना अंदाज से कहा, तुम्हें हमारी फिक्र क्यों हो रही है? लंबे कद वाली लड़की ने एक बार फिर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मुझे तुम सबसे हमदर्दी है।
ये इलाका तुम्हारे लिए नया है, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं, इसलिए ऐसे कह रही हो। यहाँ पर जिन्नात भी रहते हैं जो इंसानों को तंग करते हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जिस घर में भी मेहमान बनकर आई हो उधर चली जाओ। उस लड़की के गुस्सीले लहजे को नजरअंदाज करते हुए मैंने समझाने वाले अंदाज से कहा। एक तो मुझे उस लड़के की समझ नहीं आती, अच्छा भला अपने रास्ते पर जा रहा था, फिर हमारी तरफ क्यों आ गया। मैंने होटल में भी उसे छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे अपनी जिंदगी अजीज नहीं। इंतहाई नखरीले अंदाज से लंबे कद वाली लड़की बोल रही थी। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे आप सबकी जिंदगी की भी फिक्र है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। नीलम, इसे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मुझे तो इसके साथ बात करना बिल्कुल फजूल लग रहा है। एक और खूबसूरत सी लड़की ने लंबे कद वाली लड़की को नाम से मुखातिब करते हुए कहा। मुझे उसका नाम पता चल गया था। मुझे नहीं मालूम कि तुम चारों कौन हो, मैंने तो सिर्फ हमदर्दी में तुम सबको मशवरा दिया था। तुम्हारी मर्जी, मेरी बात मानो या ना मानो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही होगी। उनकी हट धर्मी पर मैंने झंझलाते हुए कहा और अपने रास्ते पर चल पड़ा। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत का एक और शदीद झटका लगा, क्योंकि जिस जगह पर अभी वो चारों लड़कियां खड़ी थीं, अब वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहा था। चंद सेकंड्स में वो लड़कियां कहाँ जा सकती हैं। अंधेरे में इधर उधर देखते हुए मैंने सोचा और तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। मुझे खौफ महसूस होने लगा था। मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। जब मैं घर पहुंचा तो हस्बे आदत अम्मा घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी। मुझे देखते ही फिक्रमंदी से पूछा कि मैंने आज घर आने में देर क्यों की है। मैं उन्हें किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहता था, इसलिए ज्यादा काम का बहाना बना दिया। मैं दिल ही दिल में बहुत डर रहा था। इस अजीब वाक़े के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। रात को सोते हुए भी मैं उन चारों अजीब बिगड़ी हुई लड़कियों के बारे में सोच रहा था। न जाने वो लड़कियां क्यों मेरे जहन में बार बार आ रही थी। मैं जितना भी उनके बारे में नहीं सोचना चाहता था, उतना ही सोच रहा था। शायद उनके अजीबोगरीब हुलिये और शौक अंदाज की वजह से वो मेरे जहन पर छा गई थी। अगली सुबह मामूल के मुताबिक मैं अपने काम पर आ गया। अफजल साहब भी आ चुके थे। वो हमेशा सबसे पहले अपने पकवान सेंटर पर पहुंचते थे, क्योंकि उन्हें अपने इस कारोबार से बहुत प्यार था। गाहक और होटल पर काम करने वाले तमाम वर्कर्स आज भी उन अजनबी लड़कियों के बारे में बातें कर रहे थे। हर कोई हैरान था कि वो मॉडर्न और बदतहसीब लड़कियां न जाने कहां से आ गई थी। मैंने उस मौके पर भी अपनी जुबान बंद रखी और अपने काम में मसरूफ रहा। दोपहर का वक्त था जब एक बार फिर वही चारों लड़कियां एक ग्रुप की शक्ल में हंसती मुस्कुराती होटल के हॉल में दाखिल हुई। आज भी फैमिली केबिन में जाने के बजाय वो मर्दों के साथ ही हॉल में एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ गई। आज मैंने उनके करीब जाना मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि कल एक लड़की ने मुझे बहुत बेइज्जत कर दिया था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जब तक वो किसी वेटर को नहीं पुकारेंगी मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि कोशिश करूंगा कि आज किसी और लड़के को भेज दूं। उन शौक लड़कियों को देखते हुए मैंने खुद से कहा, काम करने के दौरान भी मैं उनकी तरफ देख लेता। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर सिर्फ बातें करने के लिए आती हैं। आज भी हॉल में मौजूद मर्द हजरात उनको हैरत से देख रहे थे, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। अचानक ही मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई थी जो ओए लड़के कहकर मुझे पुकार रही थी। मैं जल्दी से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो उसने हाथ के इशारे से मुझे करीब आने के लिए कहा। न जाने क्यों मुझे उन लड़कियों के करीब जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था। बहुत बदतमीज लड़कियां थीं। मैं सब लोगों के सामने तमाशा नहीं बनना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, जाना भी जरूरी था, क्योंकि वो मुझे ही बुला रही थी। उनके करीब पहुंचकर मैंने इंतहाई मौदबाना अंदाज से पूछा कि आप क्या ऑर्डर करना चाहती हैं। आज के बाद कभी हमारे बारे में जानने की कोशिश मत करना, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। ऑर्डर देने के बजाय लंबे कद वाली लड़की, जिसका नाम नीलम था, मुझे देखते ही नसीहत करने वाले अंदाज से कहने लगी, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। मुझे आपके बारे में जानने की क्या जरूरत है। हैरान नजरों से उसकी तरफ देखते हुए मैंने पूछा, एक तो जब भी ये लड़का तुम्हारे सामने आता है तुम इसके साथ बहस शुरू कर देती हो, आखिर तुम्हारा मसला क्या है। एक और लड़की, जिसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, नीलम की तरफ देखकर गुस्से से कहने लगी, सरीना
तुम अपनी जुबान बंद रखो, मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। मेरी तरफ से निगाहें हटाकर नीलम ने इंतहाई गुस्से से जवाब दिया। सरीना ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि नीलम की बात सुनकर उसे गुस्सा आया है, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में कर लिया। अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है तो बराहे मेहरबानी मुझे बता दें। इस वक्त ग्राहकों का रश बहुत ज्यादा है, मेरे पास वक्त नहीं है। एक बार फिर मुअद्दबाना अंदाज से मैंने उन्हें ऑर्डर के बारे में कहा। हमें इस होटल से कुछ भी नहीं खाना, हम तो यहाँ पर सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आती हैं, या अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें देखने के लिए आते हैं तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए फिल्मी अंदाज से नीलम ने कहा। खाना खाते हुए बहुत से मर्द हजरात उसकी बात सुनकर हंसने लगे थे। उसके इस मज़ाहिया अंदाज और तंज़िया अल्फाज पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए जवाब देने के बजाय सर झुकाकर खड़ा हो गया। अब तुम यहाँ पर ही खड़े रहोगे, जाओ जाकर अपना काम करो। नफ़रत भरे अंदाज से नीलम ने मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त देते हुए कहा। खामोशी से सर झुकाकर मैं वहाँ से पीछे हट गया था। मुझे अपनी बेइज्जती पर बहुत रोना आ रहा था। मैंने अब्बा के मरने के बाद एक रोज़ भी अम्मा और अपनी बहनों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। दिन रात मेहनत करता ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं और इज्जत से जी सकूं। ये लड़कियां तो न जाने कहां से आ गई थी, जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल था और ना ही किसी और की। किचन में स्टूल पर बैठकर मैं गुस्से से खोल रहा था, लेकिन ये वक्त गुस्से का नहीं था, मुझे होश से काम लेना था। अफजल साहब उन लड़कियों की वजह से परेशान हो रहे थे, क्योंकि ये लड़कियां उनके कारोबार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थीं। इसलिए वो चाहते थे कि इन लड़कियों को दोबारा यहाँ आने से मना कर दिया जाए। आज तो वो बहुत देर तक बैठी रही, उठकर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं किचन से बाहर नहीं निकल रहा था, लड़कियों का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद को किचन में ही मसरूफ कर लिया। अचानक ही बाहर से शोर की आवाज सुनाई देने लगी। जब मैं किचन से बाहर निकला तो बाहर का मंजर देखकर हैरत से मेरी आंखें भटी की भटी रह गई। अफजल साहब एक अपने ही हम उम्र बूढ़े से दंगा फसाद कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के गिरबान पकड़कर मखलसात मुंह से निकाल रहे थे। मैं पहली बार अफजल साहब को इस कदर गुस्से में देख रहा था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तमाम गाहक इस तमाशे को बहुत तवज्जो से देख रहे थे। कोई भी अफजल साहब के साथ लड़ाई करने वाले शख्स को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। चारों लड़कियां भी बहुत शौक से ये तमाशा देख रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और अफजल साहब को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तो आज शदीद गुस्से में थे, कोई बात सुनने मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर न जाने अचानक ही उन्हें क्या हुआ, वो चकराते हुए जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। दूसरा शख्स अपना गिरबान झाड़ता हुआ होटल से बाहर चला गया। बाकी वर्कर्स के साथ मिलकर हमने अफजल साहब को उठाया और एक कमरे में ले आए, जहाँ पर कुछ चारपाइयाँ रखी थी। अफजल साहब अभी तक बेहोश थे और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो कुछ देर के बाद उन्हें होश आ गया था, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि कुछ देर पहले वो क्या कर चुके हैं। हम सब उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते रहे कि आपने अपने एक पुराने गाहक को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, यहाँ तक कि आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत गालियां दी हैं। लेकिन अफजल साहब तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। अफजल साहब ज्यादातर अपने कैबिन में ही बैठा करते थे, जहाँ पर हम उन्हें ग्राहकों से खाने की कीमत वसूल करके देते थे। आप कैबिन से बाहर क्यों निकले थे? कुछ सोचते हुए मैंने अफजल साहब से पूछा। मैंने उन लड़कियों से बात करनी थी जो यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं। मैं उनसे कहना चाहता था कि ये इलाका शरीफ लोगों का है, यहाँ पर ऐसी मॉडर्न लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता, और ये तो मेरा कारोबार है। अगर यहाँ पर ऐसी लड़कियाँ कसरत से आने लगी तो लोग न जाने क्या समझेंगे। जब मैंने उन लड़कियों से कहा तो वो हंसने लगी और हंसते हुए मुझसे कहा कि आप एक तमाशा देखेंगे अफजल साहब। अफजल साहब सोचते हुए सारी कहानी सुना रहे थे। इतना कहने के बाद वो खामोश हो गई। क्या आपने कोई तमाशा देखा? उनके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने सवाल किया। नहीं, मैंने तो कोई तमाशा नहीं देखा, इनकार में गर्दन हिलाते हुए अफजल साहब ने जवाब दिया। हर तरफ इसी वाक़े के बारे में बातें की जा रही थी, क्योंकि अफजल साहब को मैं बरसों से जानता था। वो बहुत नेक और नर्म तबीयत के मालिक थे, लेकिन आज न जाने उन्हें क्या हो गया था। शायद वो ज़हनी तौर पर कुछ परेशान थे। मैंने उन्हें घर जाकर आराम करने का मशवरा दिया, जिससे मानते हुए वो कुछ देर घर आराम करने के लिए चले गई। मेरी छुट्टी भी अभी कुछ वक्त बाकी था।
जब अफजल साहब वापस आए तो मैंने उनसे आज घर जल्दी जाने की इजाज़त मांग ली थी, क्योंकि कल वाले वाक़ये से मैं बहुत डर गया था। वो लड़कियां रात के अंधेरे में मुझे रास्ते में मिली थीं। वो बहुत खुदगर्ज और अक्खड़ मिजाज लड़कियां थीं। मुझे कोई नुकसान भी पहुंचा सकती थी। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था और सारी घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अफजल साहब ने मुझे एक काम बताया और उसके बाद छुट्टी करने की इजाज़त दे दी। मैं जल्दी से काम में मसरूफ हो गया। अपने हिस्से का काम खत्म करते हुए भी शाम हो गई थी। मैं तेज कदम उठाते हुए घर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अंधेरा फैलने से पहले ही मैं अपने घर पहुंच जाना चाहता था। मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गया। अम्मा ने आज मुझे जल्दी घर आते हुए देखा तो बहुत खुश हुई, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मुसीबत टली नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इस घर तक आ गई है। सारा दिन होटल में बहुत सख्त ड्यूटी देना पड़ती थी। भाग भाग कर मैं थक जाता था, इसलिए आज रात जल्द ही मैंने सोने का इरादा कर लिया। बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गया। थकावट की वजह से जल्द ही नींद आ जाती थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे बहुत बेचैनी महसूस होने लगी और मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई बिल्कुल मेरे करीब बैठा है और मेरे सर के बालों में इंतहाई आराम से उंगलियां भी चला रहा है। मुझे शदीद गर्मी का एहसास हो रहा था। शायद ये गर्मी का असर था कि मैं बेचैनी महसूस करते हुए उठकर बैठ गया। मुझे अभी तक अपने सर पर किसी की उंगलियों का लम्स महसूस हो रहा था, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब ही अम्मा अपनी चारपाई पर आराम से सो रही थी। दूसरे कमरे में मेरी दोनों बहनें सोती थी। गर्मी और बेचैनी की वजह से मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरकर खड़ा हो गया। करीब ही खिड़की के सामने एक छोटे से टेबल पर पानी का जग और ग्लास रखा था। पानी पीते हुए मेरी नजर खिड़की से बाहर गई तो हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मुझे उन 4 लड़कियों में से एक लड़की बाहर दिखाई दी जिसका नाम सरीना था। खिड़की के करीब खड़ी वो मेरी तरफ देख रही थी और फिर हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाने लगी। मुझे उस लड़की को इस वक्त अपने घर के सहन में देखकर बहुत हैरत हो रही थी। अम्मा की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। मुझे बाहर निकलते हुए देखकर सरीना घर में लगे हुए दरख्त की तरफ जाने लगी। मैं भी उसके पीछे चलते हुए दरख्त तक आ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुम्हें किसी ने हमारे घर के सहन में देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने खौफजदा लहजे से कहा, एक तो तुम लोगों से बहुत डरते हो, मेरी फिक्र नहीं लेकिन लोगों की बहुत फिक्र है। सरीना ने इंतहाई बेतकल्लुफाना अंदाज से कहा तो मैं हैरत और परेशानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो तो मुझसे ऐसे मुखातिब थी जैसे बरसों से मुझे जानती हो, जबकि मैं उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानता था। तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आई हो? मैंने अजनबी लहजे से पूछा। तुम्हारी वजह से मैं अपने दोस्तों से नाराज हो गई हूँ। वो तुम्हें बुरा भला कहती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उन्हें मना किया, यहाँ तक कि तुम्हारी खातिर उनसे लड़ाई झगड़ा कर दिया। वो मुझे छोड़कर चली गई हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाती। मेरे पास तो और कोई ठिकाना नहीं था, बल्कि मैं यहाँ किसी और को जानती भी नहीं। मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए सरीना ने दुखी लहजे से कहा, तुम्हें मेरी खातिर झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैं बहुत गरीब और एक आम सा इंसान हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उसकी मोहब्बत भरी नजरों की तरफ तवज्जो ना देते हुए मैंने बेबस लहजे से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये इलाका बिल्कुल मेरे लिए अजनबी है, मुझे इसी घर में रख लो। चंद दिन के बाद मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। तुम अपनी माँ को बता देना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। रवानी से बोलते हुए सरीना ने मशवरा दिया। उसकी बात सुनकर तो मैं बिजली के झटके की तरह चंद कदम पीछे हुआ था। ये तुम क्या कह रही हो? हमारे इलाके में मर्द और औरत की दोस्ती का कोई रिवाज नहीं। यहाँ पर ऐसी दोस्ती करने वालों के सर कलम कर दिए जाते हैं। अगर अम्मा को इस बात की भिनक भी पड़ गई कि मैं तुम्हें जानता हूँ तो तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ कितनी सख्त है, वो मेरी क्या हालत करेंगी। अम्मा के खौफ से लरसते हुए मैंने उसके मशवरे को मानने से इनकार कर दिया। तुम मर्द होकर इतनी डरपोक और बुज़दिल हो, जबकि मैं औरत होकर भी तुमसे बहादुर हूँ। मेरी तरफ देखते हुए सरीना ने कहा, तुम अभी अपने कमरे में चले जाओ। कुछ देर के बाद मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगी और तुम्हारी माँ से कहूंगी कि वो मेरी मदद करे और मुझे यहाँ पर रात रहने दे। नाराज लहजे से सरीना ने नया मशवरा दिया, ये तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुतमईन अंदाज से कहते हुए मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गया।
मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज सुनाई देने लगी। अम्मा की आंख खुल गई थी। दूसरे कमरे में मेरी बहनें सोई थी, वो भी उठकर बैठ गई थी, क्योंकि उस कमरे से भी बातों की आवाज आने लगी थी। अल्लाह खैर करे, आधी रात को कौन आ गया है? अम्मा ने फिक्रमंदाना अंदाज से कहा। दस्तक की आवाज सुनकर मैं भी बिस्तर पर बैठ गया। एक बार फिर किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया तो अम्मा मेरी तरफ परेशानी से देखने लगी। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि इस वक्त बाहर कौन है। अल्लाह खैर करे, सब खैरियत हो। अम्मा से नजरें चुराते हुए मैंने अनजान अंदाज से कहा और कमरे से बाहर निकल आया। अम्मा कहाँ आराम से बैठने वाली थी, वो भी सर्दी की परवाह किए बगैर कमरे से बाहर आ गई। दोनों बहनें भी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। वो भी हैरान थी कि आधी रात को दरवाजे पर कौन आ सकता है। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने ही सरीना खड़ी थी। दरवाजा खोलते ही वो तेजी से अंदर आ गई। अम्मा और दोनों बहनें रात के इस वक्त एक लड़की को देखकर हैरतज़दा रह गई थी। अम्मा तो तेजी से चलते हुए उसके करीब आ गई। सरीना सर झुकाए खड़ी थी। अरे बेटी, तुम कौन हो और इस आधी रात के वक्त अपने घर से बाहर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई वाली वारिस नहीं है? सरीना के सामने खड़े होकर अम्मा ने इंतहाई तेज आवाज से पूछा। मेरी मदद करें, मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। अम्मा की बात का जवाब देने के बजाय सरीना ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे से कहा, अरे बेटी, मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूंगी, तुम भी बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी हो, लेकिन ये तो बता दो कि तुम कौन हो। सरीना का खौफसदा चेहरा देखते हुए अम्मा ने नर्म लहजे से कहा, मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हूँ। मुझे रात गुजारने के लिए किसी छत की जरूरत है। बहुत सोचकर मैंने आपके घर का दरवाजा खटखटाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरी मदद करेगा, लेकिन शायद अल्लाह ताला को मेरी हालत पर रहम आ गया है। अम्मा की बात को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर वो अपनी ही सुनाई जा रही थी। बाहर तो बहुत सर्दी है, तुम अंदर आ जाओ। सरीना का हाथ पकड़कर अम्मा उसे कमरे की तरफ लेकर जाने लगी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था कि मेरे सर पर कोई इल्जाम नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं कभी भी सरीना को अपने घर में रहने की इजाजत ना देता। अम्मा उसे अपने कमरे में ले आई और अपने बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी दोनों बहनें भी उसके करीब आकर बैठ गई थी। अम्मा और दोनों बहनों को मुतमईन करने के लिए उसने झूठी कहानी सुना दी थी कि वो शहर में पढ़ती है और यहाँ से दूर किसी गांव का नाम भी ले दिया जहाँ की वो रहने वाली है। आज रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने की वजह से उसे देर हो गई तो कुछ गुंडे उसके पीछे लग गए थे, जिनसे जान बचाते हुए वो हमारे घर तक पहुंची। अम्मा तो बार बार शुक्र अदा कर रही थी कि उसकी जान गुंडों से बच गई। अम्मा ने अपने हाथों से सरीना के लिए नाश्ता बनाया जो उसने बहुत मजे से खाया। मैं तो अपने काम पर आ गया था और अब मुझे उन लड़कियों का इंतजार था जो सरीना की सहेलियां थीं, लेकिन आज शाम तक वो लड़कियां नहीं आई थीं। शाम को छुट्टी के बाद मैं अपने घर वापस आ गया और ये देखकर हैरतज़दा रह गया कि अभी तक हमारे घर में ही वो मौजूद थी। न जाने उसने अम्मा के साथ क्या बहाना बनाया था। सबसे नजरें बचाकर वो मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखती। उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी थी। मैं भी उसकी तरफ मुतवज्जो होने लगा था। अब सब ख़वातीन एक कमरे में सोती थीं और मैं तन्हा अपने कमरे में सोता। मैं सोने की कोशिश कर रहा था जब अचानक ही मुझे अपने करीब से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। ये देखकर मैं हैरतज़दा रह गया कि सरीना मेरे करीब खड़ी थी। तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई? दरवाज़ा तो बंद था। हैरान होते हुए मैंने उससे पूछा। अगर दरवाज़ा बंद था तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? मक्खी बनकर तुम्हारे कमरे के दरवाजे से आई हूँ। मेरी बात का हंसते हुए उसने जवाब दिया। मैं आज पहली बार उसे हंसते हुए देख रहा था। हंसते हुए भी वो बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। उसकी खूबसूरत और मासूम शक्ल देखकर मैं सब कुछ भूल गया। मुझे आदत थी कि मैं रात को अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद करके सोता था, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि शायद गलती से मैंने ही दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। तुम्हें इस वक्त कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। अगर किसी की आंख खुल गई और तुम कमरे में मौजूद ना हुई तो सब परेशान हो जाएंगी। बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए मैंने फिक्रमंदाना लहजे से कहा। मुझे सरीना की हिम्मत पर हैरत हो रही थी। आधी रात को मेरे कमरे में बिल्कुल तन्हा आ गई थी, जबकि ये ख्याल आते ही कि अगर अम्मा ने उसे मेरे कमरे में देख लिया तो फिर वो मेरी क्या हालत करेंगी। मेरे पसीने छूट रहे थे। तुम क्यों डर रहे हो? मेरी बात पर यकीन रखो कि उनमें से कोई भी इस कमरे में नहीं आएगा।
मुझे जवाब देते हुए उसने कहा, तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था, यहाँ से चली जाओ। मैं उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहने लगा तो उसके चेहरे पर दुख और बेइज्जती के असरात दिखाई देने लगे। मुझे खुद भी बहुत दुख हो रहा था कि मैंने उससे बाहर जाने के लिए कह दिया था, लेकिन ये सब कुछ मैं उसी की बेहतरी के लिए कर रहा था, क्योंकि वो शहर में रहने वाली मॉडर्न लड़की थी। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि गांव में आधी रात के वक्त किसी जवान लड़की का किसी लड़के के कमरे में जाना बहुत मायूब समझा जाता है और एहतियात करनी चाहिए। मैंने तुम्हारी खातिर सबको छोड़ दिया, जबकि तुम मुझे कितने आराम से अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहे हो। सर झुकाकर सरीना ने इंतहाई दुखी और अफसोस भरे लहजे से कहा, मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे इस बात का एहसास नहीं है? अगर मुझे एहसास ना होता तो एक लम्हे के लिए भी तुम्हें अपने घर में ना रुकने देता। सरीना की बात सुनकर मैंने इंतहाई नर्म लहजे से कहा, मुझे अपने घर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अपने घर नहीं गई, क्योंकि मैंने तुम्हारे घर को अपना घर समझा और मेरा यहाँ से जाने का जी भी नहीं जा रहा था। लेकिन तुम्हारा रवैया मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। शायद तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। सरीना ने शिकवा करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शिकवे का जवाब मैंने इंतहाई मोहब्बत से दिया। मेरा जवाब सुनकर वो बहुत खुश हुई थी। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें इस वक्त मेरे साथ कहीं चलना है तो क्या तुम इनकार कर दोगे? उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने सवाल किया। अगर तुम्हारे साथ मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़े या दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना पड़े, तब भी इनकार नहीं करूँगा। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इनकार कर दूंगा? सरीना के संजीदा चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने पुरअज़्म लहजे से कहा, मुझे रात के वक्त सैर करने का बहुत शौक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे और ना ही मुझे इस गांव की सैर करवाओगे। मायूसाना लहजे से सरीना ने कहा और सर झुका लिया। उसकी अजीबोगरीब ख्वाहिश के बारे में जानकर मुझे हैरत तो हुई थी, लेकिन उसे मायूस करना नहीं चाहता था, इसलिए उससे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। इस पर उसने मासूम अंदाज से जवाब दिया कि वो मेरे गांव की सैर करना चाहती है। उसकी इस मासूम ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता था, इसलिए बहुत खामोशी से हम दोनों घर से बाहर निकल आए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मैं सर्दी से कपकपा रहा था, जबकि मुझे हैरत हो रही थी कि शदीद सर्दी में भी उसे सर्दी की शिद्दत महसूस नहीं हो रही थी। गांव की गलियों में इधर उधर घूमते हुए हम गांव से बाहर निकल आए। अब मैं बहुत थक गया हूँ और घर वापस जाना चाहता हूँ ताकि कुछ आराम कर सकूं। सुबह मुझे अपने काम पर भी जाना होगा। एक जगह पर रुककर सांस लेते हुए मैंने सरीना से कहा, इतनी जल्दी तुम थक गए हो? अभी तो मैं और भी सैर करना चाहती हूँ। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा और आगे बढ़ गई। ना चाहते हुए भी मुझे उसके पीछे जाना पड़ा। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो जंगल की तरफ जा रही थी। तुम किस तरफ जा रही हो? उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। जंगल के रास्ते की तरफ जाते हुए उसे देखकर मैंने ऊंची आवाज से कहा, जंगल में कोई हमारा इंतजार कर रहा है, हमें वहां जाना पड़ेगा। मुतमईन लहजे से उसने जवाब दिया, क्या मतलब? जंगल में हमारा इंतजार कौन करेगा? क्या जंगली दरिंदे हमारा इंतजार कर रहे हैं? मैंने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे से पूछा। बस तुम कुछ ऐसा ही समझ लो, अब तुमने रुकना नहीं है। जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि रात के 12 बज जाएं और फिर कोई फायदा ना हो। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करते हुए सरीना ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मतलब? रात को 12 बजे तुम्हारा कौन सा नुकसान होना है? मैंने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हें पता चल जाएगा, अभी फिलहाल मेरे साथ चलो, तेजी से उसने कहा और फिर मेरा हाथ थामकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। मुझे रात के अंधेरे में डर महसूस हो रहा था, लेकिन वो अजीब लड़की थी, एक बार भी उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नहीं देखे थे। जंगल में दाखिल हुए तो अजीब सी बू महसूस हो रही थी, गंदी सी बू जिसकी वजह से सांस लेना मुहाल हो रहा था। मैंने जल्दी से अपनी नाक पर हाथ रख दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। क्या हुआ? तुम क्यों रुक गई? चंद कदम आगे बढ़कर पीछे मुड़कर देखते हुए सरीना ने मुझसे पूछा, यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ऐसे लगता है कि कोई जानवर मरा है और उसकी लाश से ताफून उठ रही है। सरीना की तरफ देखते हुए मैंने कहा, थोड़ी देर में ये सब खत्म हो जाएगा, फिर कोई गंदी स्मेल नहीं रहेगी। उसने जवाब दिया। जंगल में जिस जगह पर हम मौजूद थे उससे काफी फासले पर आग का अलाव रोशन हुआ दिखाई दे रहा था। शायद कोई शिकारी थे जो शिकार ना मिलने की वजह से पड़ाव डालकर बैठ गए
और सर्दी से बचने के लिए आग जला ली, मैंने दिल ही दिल में सोचा। अचानक ही सरीना ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और तेजी से कदम उठाकर चलने लगी। मुझे ऐसे लग रहा था कि चलने के बजाय हम दोनों उड़ते हुए जा रहे हैं। आग के अलाव के करीब पहुंचकर जो मंजर मैंने देखा वो होश उड़ाने के लिए काफी था। सरीना की तीनों दोस्त आग अलाव के इर्द गिर्द घेरा डालकर बैठी थी। उनके करीब एक बहुत बड़ा सा बुत रखा था जिसे उन्होंने कपड़े से ढांपने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ नहीं था, इसलिए आग की रोशनी में मैंने उसे देख लिया था। तुम्हारी दोस्तें यहाँ पर क्या कर रही हैं और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? सरीना की तरफ देखते हुए मैंने इंतहाई गुस्से से पूछा। गुस्सा मत करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरी बात का जवाब देने के बजाय सरीना ने इंतहाई मासूमाना अंदाज से कहा, मुझे सच सच बताओ कि तुम चारों कौन हो, वरना मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। वो खुद ही तुम्हें तलाश कर लेगी और फिर ये भी उगलवा लेगी कि तुम चारों इस गांव में कहाँ से आई हो। धमकी देने वाले अंदाज से मैंने सरीना को कहा, हमें तो ना पुलिस से डर लगता है और ना ही इंसानों से। तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगे तभी किसी को बता सकोगे ना। सरीना की सहेली नीलम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब कहकही लगाने लगी, जबकि मैं हैरत और खौफ से उनकी तरफ देखने लगा। देखते ही देखते वो चारों खूबसूरत लड़कियां इंतहाई खौफनाक और बेहद डरावनी शक्लों में तब्दील हो गईं। उनके जिस्म भी आम इंसानों जैसे नहीं थे, उनका बाकी जिस्म भी बहुत भयानक था। हाथ और पांव बहुत लंबे लंबे और अजीब थे, यहाँ तक कि जिस्म का वो हिस्सा जिस पर कपड़े नहीं थे वो बालों से ढका हुआ था। ऐसे गंदे और बदबूदार बाल थे कि उनकी बू से बचने के लिए मैंने अपने नाक पर हाथ रख लिया। उनकी खौफनाक और डरावनी शक्लें देखकर मेरे औसान खता हो गए थे। करीब था कि मैं खौफ के मारे बेहोश हो जाता। नीलम मेरे करीब आकर खड़ी हो गई, अपनी भद्दी और डरावनी आवाज में कहने लगी, तुम्हें ये जानकर कैसे लगा कि तुम इस वक्त इंसानों के दरमियान में नहीं बल्कि जिन्नात के दरमियान में हो? यहाँ से कुछ फासले पर जिन्नात का एक बहुत बड़ा कबीला आबाद है और तुम इस वक्त जिन जातियों के घेरे में आ चुके हो। क्या तुम जानते हो कि आज रात तुम 21 साल के हो जाओगे? इसलिए 12 बजते ही जैसे ही तुम्हारी उम्र 21 साल होगी, हमने तुम्हें इस शैतान के कदमों में डालकर सिबा कर देना है। ये इस कुर्बानी के बाद हमें शैतानी ताकतों से नवाज देगा। इस शैतान की बदौलत हम न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जिन्नात पर भी काबू पा लेंगे। हर तरफ हमारी हुकूमत होगी, हर काम हमारी मर्जी से होगा, कोई हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकेगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए नीलम न जाने क्या कह रही थी। मेरी सुई तो एक ही जगह पर अटकी थी कि वो मुझे इस शैतान बुत के कदमों में डालकर सिबा कर देंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत लड़कियां इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं और वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जिसे वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। और उनकी निगाहें इंतखाब मुझ जैसे गरीब वेटर पर ठहर गई थी। देखते ही देखते वो चारों आग अलाव के गिर्द आंखें बंद करके बैठ गईं और एक अनजानी जुबान में न जाने क्या पढ़ने लगी। ऊंची आवाज से वो कुछ पढ़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बुत के ऊपर से चादर उतरने लगी और फिर तेज हवा चलने लगी। अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया और मैं जल्दी से आगे बढ़ा और एक आग से जलती हुई लकड़ी हाथ में उठा ली। उन चारों ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ, वरना वो मुझे बांध देती। अगर तुम चारों में से कोई भी आगे बढ़ी तो मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। धमकी देते हुए मैंने कहा तो वो चारों चीखने लगी और चिल्लाने लगी कि मैं ये सब ना करूं, उनकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बरसों से वो इस मौके की तलाश में थी और आज उनका अमल पूरा हो जाएगा और उनका शैतान उनसे खुश होकर उन्हें बेपनाह जिन्नाती ताकतें देगा, जिसकी मदद से वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। लेकिन मुझे उनके रोने का चीखने का एहसास नहीं हुआ था। अगर मैं उनसे हमदर्दी करता तो बेमौत मारा जाता। वो मेरी मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगी कि मैं जलती हुई लकड़ी नीचे रख दूं और आराम से बैठ जाऊं, उन्हें उनका अमल मुकम्मल करने दूं, वरना अमल नामुकम्मल होने की सूरत में नुकसान हो जाएगा। मैं इसी इंतजार में था कि 12 बज जाएं और उनका अमल नाकाम हो जाए। अचानक ही वो चारों जमीन पर गिरकर ऐसे तड़पने लगी जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। देखते ही देखते मेरी निगाहों के सामने उन चारों के जिस्मों में आग भड़क उठी, यहाँ तक कि जो बुत उनके करीब पड़ा था वो भी उनके साथ ही आग में जलने लगा। आग के शोले तो मुझे आसमान तक जाते हुए दिखाई दे रहे थे।
میں مزید وہاں پر دیکھنے کے لیے نہ رکا کہ وہ جل کر کیسے خاک ہو رہی ہیں۔ میں جلد سے جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، اس لیے گاؤں جانے والے راستے کی طرف تیزی سے بھاگنے لگا۔ میں نے اب بھی ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی پکڑی ہوئی تھی کیونکہ میں بہت ڈر رہا تھا۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ یہ دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی کہ دونوں بہنیں سو رہی تھیں، انہیں میری غیر موجودگی کا علم نہیں ہوا تھا۔ لیکن میں اس وقت اتنا خوفزدہ تھا کہ اپنے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ دہکتی ہوئی لکڑی اب بھی میرے پاس تھی اور میں اماں کے بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اماں کی آنکھ کھلی اور میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ خوف کے مارے میرا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ اماں مجھ پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے لگی تو میں خود کو بہتر محسوس کرنے لگا۔ جب میری حالت سنبھلی تو میں نے اماں کو سارا واقعہ سنا دیا۔ میری جان بچ جانے پر اماں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، لیکن خوف کی وجہ سے نہ جانے میں کتنے دن بخار میں مبتلا رہا۔ اب تو میں سرے شام ہی گھر واپس لوٹ آتا تھا۔ اگر مجھے دیر ہو جاتی تو میں افضل پکوان سینٹر پر ہی رک جاتا، لیکن اندھیرے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔